नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। और अनलॉक 1 में आज से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स और मॉल जैसी जगहों से ताले खुल गए। ये अनलॉक होना अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या ये वाकई अच्छा है? आज दंगल में इसी पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें आज की एक बहुत बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। उनकी कल कोरोना टेस्टिंग होगी। अरविंद केजरीवाल को हल्का बुखार है और गले में तकलीफ भी बताई गई है, जिसके बाद से उन्होंने खुद को आइसोलेट यानी कि अलग कर लिया है। आज कई अहम बैठकों से भी अरविंद केजरीवाल दूर रहे हैं। कल दिल्ली के कई मामलों को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की जगह अब मनीष सिसोदिया को हिस्सा लेना होगा। और अब सवाल यह उठने लगा है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसी चुनौती आ गई है, तो क्या आम आदमी के लिए अभी वो हालात आ गए हैं कि वो कोरोना जैसे संकट से लड़ सके? क्या मंदिर मस्जिद जैसी जगहों को खोलने का सही वक्त आ गया था? क्या गुरुद्वारे, मॉल, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट ये सब खोलने का सही वक्त अब आ गया था? सवाल यह भी होगा कि जिस तरह के कोरोना के हालात हैं भारत में, क्या अब लोग कोरोना की लड़ाई में भगवान भरोसे खड़े हो गए? आज की बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट। देश के तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चों के दरवाजे भक्तों के लिए खुल गए। अनलॉक के पहले दिन ईश्वर के घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर आया। हम इस वक्त लखनऊ के मशहूर शिव मंदिर मन कामेश्वर मंदिर में हैं और आप यहाँ के जो गाइडलाइन है, किस तरीके से मंदिर नए अंदाज में खुले हैं, उसे आप देखिए। बाकायदा हर जो भक्त है उसका एक रजिस्ट्रेशन है। उसको पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद उसके नाम, पते, नाम और मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है और उसके बाद फिर उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ किसी भी तरीके से मंदिर में किसी भी चीज को नहीं छुआ जाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। करीब 2.5 महीने के बाद जामा मस्जिद के दरवाजे नमाजियों के लिए खुलने वाले हैं। उसके पहले सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियम पालन हो सके, इसके लिए आप देखिए दूरी, बाहर जो मेन गेट है वहां पर ये सर्कल बनाए गए हैं। इतनी दूरी पर खड़े होने हैं लोगों को। इसके अलावा गेट पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मौजूद हैं, जो लोगों को, जो अपने सिपाहियों को पूरी तरीके से समझा रहे हैं कि सुरक्षा के तहत, सावधानी के तहत किस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखें। धार्मिक स्थलों के साथ साथ देश भर में तमाम जगहों पर मॉल पर भी ताला खुल गया है। रियायतों के पहले दिन आप देख रहे हैं कि टेक अवे के लिए ही अभी भी खुले हुए हैं सारे रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर ये एटीट्यूड किचन एंड बार आपको दिख रहा है, जिसका शटर गिर गया है। कई ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉइज आए, जो आकर देखा कि उनका रेस्टोरेंट अभी भी नहीं खुल रहा है और उन्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। तो दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन बैठने के लिए जहां तक व्यवस्था है लोगों की, अभी तक बड़े से बड़े ब्रांड में आप नहीं देख सकते हैं ये, और न ही छोटे खाने पीने की जो दुकानें हैं। कोरोना के बाद अब मॉल की जिंदगी भी बदल रही है। देखिए कैसे घुसते ही आपको इस तरह से जो टनल है, सैनिटाइजर टनल है, उससे निकलना है। उससे निकलने के बाद आपको मॉल में जाते हैं। मॉल में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर पीपी की पहने हुए आपको व्यक्ति जो है वो टेम्परेचर लेगा। टेम्परेचर लेने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है, यानी सैनिटाइजेशन टनल से निकलने के बाद अपना पीपी किट पहनने के बाद यहाँ पर उसको डिटेल की एंट्री करानी पड़ेगी आपके। कोरोना पर लंबे लॉकडाउन के बाद देश का ये अनलॉक होना अच्छा तो लगता है, लेकिन कोरोना के आंकड़े अभी भी परेशान करने वाले हैं। कोरोना का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यही नहीं, जिन देशों में कोरोना के मामले अधिक हैं, उनमें भारत में कोरोना मामलों को दोगुना होने की रफ्तार सिर्फ ब्राजील से पीछे है। ब्राजील में 14 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं, तो भारत में 16 दिनों में, जबकि अमेरिका, रूस, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और पेरू सब भारत से बेहतर है। जाहिर तौर पर भारत की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चुनौती थी, और अब जबकि अनलॉक है तो चुनौती और ज्यादा होगी। आज तक ब्यूरो।
तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राजीव त्यागी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ हैं, वो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत हमारे साथ होंगे, वो पीठाधीश हैं कालका जी मंदिर के, दिल्ली से। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है भारत, जहां कोरोना की दोगुनी होने की रफ्तार दुनिया में अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। इसका मतलब यह है, और हम आज से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, होटल, रेस्टोरेंट सब खुल रहे हैं। जल्दी तो नहीं कर दी? नहीं रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए खबर आई है आप ही के चैनल से कि अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द ही स्वस्थ हों। दिल्ली में उनकी आवश्यकता भी है और उनका योगदान भी जो है बहुत अच्छा रहा है। तो हम सब की तरफ से ये उनको शुभकामनाएं राघव जी दे सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि जल्दबाजी तो नहीं करी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपने क्योंकि विश्व के आंकड़े दिए, तो आप ये जानिए कि उसकी तुलना अगर आप किसी से भी करें, चाहे वो अमेरिका हो जिसकी जनसंख्या हमसे 1/4 है, पर वहां मामले कई गुना ज्यादा हैं। वहां पे जो अब तक मौत हुई है वो लाख का आंकड़ा पार हो गया था बहुत दिनों पहले। और भारत में पहले सुनिश्चित किया कि जान है तो जहान है, और इसीलिए लॉकडाउन किया गया। उसके बाद ये भी पाया गया कि एक समय के बाद अर्थव्यवस्था लचर ना हो जाए, जो श्रमिक मजदूर हैं उनको रोजगार मिलता रहे, जो गरीब हैं उनको सरकार बहुत कुछ दे रही है लेकिन उनको आगे आमदनी कमाने के मौके मिलते रहे। इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई है जहां पे प्रदेश सरकारों का सुझाव मानते हुए प्रदेश सरकारों पे छोड़ दिया गया है कि वो कुछ निर्णय ले सकते हैं। और इसी क्रम में कुछ प्रदेश हैं जिन्होंने धर्मस्थलों को खोला है, कुछ ने नहीं खोला है, लेकिन फिर भी विश्व स्तर में अगर आप तुलना करेंगे तो भारत बड़े देश जो हैं जिनकी जनसंख्या हमसे कम है उनसे बहुत बेहतर कर रहा है। तो फिर जो जो बंद रखा उसको भी खोल दीजिए, उसको क्यों छोड़ दिया? जीत गए हम तो कोरोना से। समझ नहीं, मैंने जैसा आपको बताया कि पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो केंद्र सरकार तय कर रही थी कि लॉकडाउन पूर्ण तरीके से रहे, और विश्व में जितनी भी स्टडीज हुई उसमें भारत को 100 में 100 अंक दिए गए, अव्वल दर्जे पे। पहले गौरव जी, विश्व में जितनी भी स्टडीज हुई उसमें भारत अकेला देश है जो केसेस बढ़ने पे लॉकडाउन खोल रहा है। बाकी सारी दुनिया के देश केसेस घटने पे लॉकडाउन खोल रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अच्छा है कि जब तक सब कुछ अच्छा था तो केंद्र सरकार फैसले ले रही थी, अब जब हालात बिगड़ने लगे हैं, लोग सवाल पूछने लगे हैं, तो राज्य सरकारें अपने आप तय कर रही हैं, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं रोहित जी आप गलत कह रहे हैं। देखिए अभी भी सब कुछ बेहतर है और भारत बाकी देशों से बहुत बेहतर कर रहा है। क्यों प्रदेश सरकारों को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, इसको पहले समझ लीजिए कि एक बड़ी नीति तय करी केंद्र सरकार ने, उसके बाद जगह का विश्लेषण करके उस जगह की क्या आवश्यकता है, कंटेनमेंट जोन कैसे बनेंगे, क्या क्या खुलना चाहिए, रोजगार की जैसे मैंने बात करी उसे ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश सरकारों को ज्यादा जो है क्षेत्र दिया है जहां वो निर्णय ले सकते हैं। जी, आपने मॉल खोले, रेस्टोरेंट खोले, होटल खोले, फैक्ट्री खोली, दफ्तर खोली, समझ में आता है। एक मिनट, आपने, जब मैं कहता हूं तो वो सरकारें होती हैं सर, अकेले कोई निजी तौर पे बीजेपी का सवाल नहीं है इसमें। उन सारे राज्यों की बात भी आती है जिन्होंने ये फैसले लिए हैं, आपके साथ में लिए हैं या अपनी मर्जी से लिए हैं। ये सब चीजें आपने खोली, समझ में आता है कि रोजगार का, अर्थव्यवस्था का संकट आ रहा था। सर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनसे कौन सी रोजगार और अर्थव्यवस्था चला रहे थे आप? उसके लिए तो गाइडलाइन दे सकते थे ना आप, कि कम से कम इन जगहों को थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसका भी उत्तर दे देता हूं। रोहित जी, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए महाराष्ट्र में जहां पे सबसे ज्यादा संक्रमित पेशेंट्स हैं, आप देखिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया और नियम के अधीन लिया कि उन्होंने कहा हम नहीं खोलेंगे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, और इसी तरह से गुजरात ने भी यही फैसला लिया है। तो जहां पे दिल्ली में भी संक्रमण के केसेस बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली के लिए भी उचित शायद यही हो, और मुझे पूरा यकीन है कि इस पे दिल्ली सरकार विचार करेगी। भाटिया जी, लोग कह रहे हैं आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इसलिए खुलवाए कि लोगों को आप बता चुके हैं कि भैया आप भगवान भरोसे हैं, भगवान की शरण में जाओ, वही बचाएंगे अब। देखिए, अब अगर नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता अपना भगवान मानती है तो इसमें तो रोहित जी कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भारत की जनता की पूर्ण आस्था नरेंद्र मोदी जी पे है,
और नरेंद्र मोदी जी ने रात दिन कार्य करके ये सुनिश्चित किया है कि भारत बाकी देशों की तुलना में बेहतर करे। अब मैं एक आंकड़ा दे दूं क्योंकि मेरे सामने आ गया, आपने प्रश्न किया था। 20 लाख केसेस हैं अमेरिका में, 1/4 वहां पे जनसंख्या है, हमारे 2,58,000 है। वहां जो मौत हुई है 1,12,471, और भारत में जो दुखद आंकड़ा है मौत का वो 7200 है। अब आप बताइए लॉकडाउन सफल हुआ या नहीं हुआ? पीपीई किट हमारे देश में एक नहीं बकती थी, N95 मास्क आज की डेट में भाटिया हम जी, लोग पिछले भारत के 72 अंदर दिन से उसका हम लोग ये उत्पादन बातें कर रहे हैं। सुन रहे हैं, हाँ या ना? हमने कभी आपसे मना नहीं किया कि पीपी किट भारत में अब बन रही है, हमने कभी मना नहीं किया कि वेंटिलेटर भारत में बन रहा है, हालांकि तो उस पर भी आपकी सवाल उठ नाराजगी गए, क्या है आपके कुछ गुजरात भाई जी? राज्य में ही सवाल उठ गए। मेरा सवाल सर केवल यह है कि आपकी क्या नाराजगी क्या है? धार्मिक स्थल खोलने में हमने जल्दबाजी कर दी, ये जानते बूझते समझते हुए भी कि जहां आस्था, श्रद्धा और भावनाओं का सवाल आ जाता है, वहां रोज रजिस्टर में आदमी एंट्री नहीं करता, अपनी लिख के नहीं जाता भगवान के दर्शन करने, पूरे परिवार के साथ चला जाता है, वहां भीड़ लग जाती है, आप कितना मर्जी रोक लें। और वो चीजें जब आपने राज्यों को खोल दिया है, एक राज्य में मंदिर बंद है, दूसरे में खुले हैं, एक राज्य में मस्जिद बंद है, दूसरे में खुली है, एक राज्य में गुरुद्वारे चर्च बंद है, दूसरे में खुले। जब आवागमन खुला है तो फिर एक तरफ बंद दूसरी तरफ खुला रखने से क्या फर्क पड़ जाएगा? रोहित जी, मैं समझता हूं कि आप गलत व्यक्ति से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, जैसा किससे मैंने पूछूं बताया, किससे पूछूं? मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप बोल दीजिए, आप कहें तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूं, आप कहें तो मैं महंत जी से पूछ लेता हूं। आपको लगता है राजीव त्यागी की सरकारें जहां पर है कांग्रेस की, वहां पूछना चाहिए? आपने खुद उदाहरण दे दिया कि महाराष्ट्र में बंद है, लेकिन गुजरात में भी बंद है। मैं अगर अपनी बात पूरी कर लेता तो अच्छा रहता। कीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि केंद्र की सरकार ने कुछ निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार प्रदेश की सरकारों को दिया, और जहां ज्यादा संक्रमण के केसेस थे वहां पे कई प्रदेश की सरकारों ने यह तय किया कि हम धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगे। इसमें महाराष्ट्र है, इसमें राजस्थान है, इसमें गुजरात है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि दिल्ली की भी हालत, जैसे हमने देखा संक्रमण बढ़ रहा है, यहाँ भी धार्मिक स्थल ना खुले। और इसीलिए ये प्रश्न जो बनता है उन प्रदेश सरकारों से बनेगा जहां पे संक्रमण ज्यादा है, और उसके बाद भी सार्वजनिक स्थल जो है, धार्मिक स्थल खासकर खुल रहे हैं। अब मैं चड्डा जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, ठीक सर, मैं आपका पॉइंट नोट कर लिया, काफी देर से आपसे बात कर रहा हूं। अब मैं जरा चड्डा जी के पास जा रहा हूं। अब चड्डा जी, लेकिन आपसे सवाल पूछे भी तो किस मुंह से? क्योंकि जैसे ही पूछूंगा आप कुछ जवाब देंगे, जनता कहेगी कि साहब ये तो शराब की दुकानें खोल के बैठ गए थे, मंदिर किस मुंह से बंद करेंगे? है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही राघव आपकी, कुछ तकनीकी गड़बड़ लग रही है मुझे लगता है। एक बार फिर आप बोलने की कोशिश करें। हाँ, अब आ रही। बोलिए। देखिए, जब इस देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो लॉकडाउन का एक मकसद था। मकसद ये था कि हर राज्य सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे, और जब वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लेगी, इतनी बढ़िया कर लेगी कि वो कोरोना के संकट से लड़ सके, जूझ सके, चाहे वो वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन बेड हो, अन्य चीजें हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। उस स्थिति में आप धीरे धीरे सोच समझकर अपने राज्यों और अपने देश को, अर्थव्यवस्था को, आर्थिक चक्के को खोलिए। जहां जीवन जरूरी है वहां जीविका भी जरूरी है, और उसी मंत्र के तहत केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए। इस देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके तहत राज्य सरकारों की तमाम शक्तियां केंद्र सरकार में लीन हो गई हैं, और केंद्र सरकार जो गाइडलाइंस जारी करता है वही राज्य सरकार लागू करती है। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव राज्य कर सकता है, उसको अनुमति है। दिल्ली के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि केस बड़े हैं, इसमें स्वीकार करने में मुझे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है कि दिल्ली को डबल मार का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर, मरकज का केंद्र भी यहाँ पर, हमने काफी कुछ झेला है। लेकिन उसके बाद भी जो एक आशा की किरण दिल्ली में नजर आती है रोहित जी, वो ये है कि मौतों का जो आंकड़ा है वो दिल्ली में देश के कंपैरिजन में बेहतर रहा है। जहां 2.8% हमारे देश का डेथ रेट है, वहां दिल्ली का डेथ रेट 2.5% है। जहां गुजरात का डेथ रेट 6.5% है, महाराष्ट्र का 5%, बंगाल का 5.5%, मध्य प्रदेश का 4.8% है, वहां दिल्ली का 2.5% है। ये एक, मैं उपलब्धि तो नहीं कह सकता क्योंकि 2.5% लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन देश के कंपैरिजन में बेहतर है। हमारा सारा फोकस है कि इलाज बेहतर हो। आज 10,000 से अधिक लोग रोहित जी ठीक होकर, हमारे अस्पतालों में ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जहां तक खोलने की बात है, धीरे धीरे सोच समझकर सावधानी के साथ हम खोल रहे हैं।
पर्याप्त मात्रा में चीजें खुले, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी चीज में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे मंदिर हो, अगर उस पर नहीं फॉलो किया जाएगा तो फिर हमें मजबूरन फैसला लेकर उन्हें बंद करना पड़ेगा। जब शराब की दुकानें भी खुली थी तो लंबी लंबी लाइनें लगी, तो आप सोशल ये कह रहे डिस्टेंसिंग हैं की धज्जियां उड़ाई कि गई। आपने अगर हमने, मंदिर मस्जिद आपको याद गुरुद्वारे होगा, खोले पूर्वी हैं दिल्ली में सारी तो दुकानें केंद्र बंद कर दी। सरकार की हरी झंडी देने के बाद खोले, अपनी मर्जी से आपने नहीं खोले, जैसा गौरव भाटिया कह रहे हैं कि राज्यों को हमने छूट दे रखी है, वो अपना तय कर ले। आप ही मुझे बताइए, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, बेहतर है, अनुभवी है, जानते हैं कि देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। अभी देश के अंदर जो एक संघीय ढांचा हमारा संविधान देता है कि राज्यों की ये शक्ति और केंद्र की ये शक्ति, वो नहीं है। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि उनको पता ही नहीं। अगर मैं आपको आज याद और होगा रोहित सर, जी, जिस दिन अनलॉक 1 अनाउंस हुआ कि इतनी तारीख से शुरू हो जाएगा, वो सारी धाराएं हटा ली गई हैं। अब राज्यों को अपने अपने अधिकार हैं। आज भी उन्हीं धाराओं के तहत ऑर्डर जारी होता है। सर मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब जबकि मुख्यमंत्री के दरवाजे तक दस्तक हो रही है, कल उनको टेस्ट कराना पड़ेगा अपना, आप ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 2.5-3 महीने का इस्तेमाल किया सारी व्यवस्थाएं अपनी दुरुस्त कर लेने के लिए, और पिछले 15 दिन से आपको रोज इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा है कि आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम खोलने की स्थिति में आ गए इसलिए हमने खोल दिया। देखिए 2-3 चीजें। पहली चीज तो यह है कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ सिम्टम्स ऐसे नजर आ रहे हैं और कल जांच होगी, उनको बुखार भी है और गले में खराश भी है। कल जांच होगी और मुझे लगता है पूरा देश एकजुट होकर केवल यही प्रार्थना कर रहा है कि हम सबके प्यारे चहेते लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो उन्होंने अपना जीवन जो देश की सेवा में न्यौछावर करा हुआ है, वो स्वस्थ हो जाएं और जल्द से जल्द वापस इस लड़ाई में अपना नेतृत्व दें, उनकी लीडरशिप में हम ये लड़ाई लड़ें। जहां तक आप प्रबंध की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है, यानी कि दिल्ली की जो आपदा प्रबंधन कमेटी है उसकी मीटिंग है। उपराज्यपाल भी रहेंगे, तमाम आला अधिकारी उसमें रहेंगे, और सबसे अहम चीज जो उसमें डिस्कस होने जा रही है, मैं जानकारी आपके चैनल पर देना चाहूंगा, वो ये है कि क्या दिल्ली स्टेज 3 यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड में आ गया है कि नहीं आया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं और इसी पे लिए चर्चा चाह रहे हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें चर्चा हो इसीलिए मेरा ये क्या सवाल है, दिल्ली कम्युनिटी स्प्रेड पे आ गया है कि नहीं आया। कल आप ये मीटिंग रख रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं होने लगा, आज आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी खोल रहे हैं। भाई एक तरफ आपको आजीविका चलाने का संकट है, समझ में आता है, इसलिए आपको मॉल, रेस्टोरेंट, दुकान, शराब की दुकान खोलना पड़ता है, उससे आपका रेवेन्यू भी आता है, लोगों की सैलरी भी चलती है। लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ दिन के लिए आप रोक सकते थे, या आप भी लोगों को ये कहना चाहते थे कि जाओ भाई माथा टेको, भगवान बचा ले तो बचा ले, हमारा तो तुमने देख लिया। मुझे लगता है रोहित जी, कल एक बार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो आपदा प्रबंधन कमेटी है उसकी बैठक हो जाए, उसके क्या निर्णय हो सकते हैं, उसके बाद हो सकता है कि जो जो ऑर्डर्स अभी जारी किए गए हैं उनमें कुछ संशोधन किया जाए। मुझे लगता है वो एक सर्वोच्च मतलब गड्ढे में गिरने के बाद ही ये तय करना है कि गड्ढे में गिर गए, पहले नहीं तय कर सकते। कल ही तय हो रहा है, कल ही तय हो रहा है ना, बाद में ही सुबह बैठक है। देखिए कल ही सुबह बैठक है, कल ही सुबह तय होगा कि हम कहां खड़े हैं। हर चीज का विश्लेषण आप हर थोड़े दिन बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। और मैं एक चीज और कह दूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय भी दिल्ली सरकार की जो 9,500 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था बनाई है, उसमें से 4,000 बेड अभी भी खाली है। अभी भी किसी व्यक्ति को यदि इलाज कराना है जा सकता है। आप बात कर रहे थे 4,000 बेड अभी भी खाली हैं। इस बीच आप ये भी फैसला ले चुके हैं कि साहब दिल्ली का वोटर कार्ड आदमी पहले दिखाएगा, लक्षण बाद में डॉक्टर को, तब उसको भर्ती कर लेंगे। नहीं, गलत कह रहे हैं रोहित जी। मैं आपको बता, देखिए मुझे इस पे स्पष्टीकरण देने का मौका दें, क्योंकि नाना प्रकार की कहानियां इसमें चल रही हैं। मुझे आधा मिनट दे दीजिए। किसने दिल्ली में 2 प्रकार, आप ही लोगों ने दिल्ली नहीं, सुन लीजिए, शायद समझने में कहीं गलती हो रही है। दिल्ली में 2 प्रकार के अस्पताल है, केंद्र सरकार के अस्पताल जिसमें 10,000 बेड हैं, और दिल्ली सरकार के अस्पताल जिसमें 9,500 से 10,000 बेड हैं। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं 10,000 बेड, ये उन लोगों के लिए हमने रिजर्व कर दिए जो दिल्ली में रहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो देश के अन्य राज्यों से, कोई उत्तर प्रदेश से आया, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से आकर दिल्ली में बसा, जिसने दिल्ली को अपना घर माना, वो दिल्ली का निवासी हो गया, क्योंकि दिल्ली को कोई मूल राज्य का व्यक्ति तो है नहीं। उस व्यक्ति के लिए ये 10,000 बेड कर दिए। और जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल हैं जिनमें 10,000 बेड हैं, वो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो दिल्ली का हो या दिल्ली का ना हो,
हर उस व्यक्ति के लिए हमने रिजर्व कर दिए। ठीक 2 है। व्यवस्थाएं रोहित जी, बनाई मैं आ हैं। सकता मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें परेशानी हो सकती है, और ठीक मुझे है सर, पूरा विश्वास है अब जब कि लोगों भाजपा के जो प्रवक्ता इस सर, चैनल पर लोगों को बैठे जो हैं, परेशानियां हो उनको रही तो हैं कतई भी परेशानी नहीं होगी, सर, इनको क्योंकि परेशानी हरियाणा और हो उत्तर प्रदेश ना में हो, ऐसी व्यवस्था जो बनाई गई है। लोग आम परेशान होकर मुझे आने अस्पतालों के दरवाजे जा रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है, आधी रात में दरवाजे खटखटाते कोई देखिए, मर जा रहा है सर, परेशानी उनको हो रही है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की परेशानी अलग होती है सर। सर थोड़ा रुकते हुए राघव, थोड़ा रुकते हुए स्वीकार रहा हूं कि कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं रोहित जी। जी, मैं स्वीकार रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो अस्पताल मनमाने रेट लेगा या लोगों को दाखिला नहीं देगा, उसके खिलाफ FIR भी ठीक होगी है, ओके। और सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और बख्शा नहीं जाएगा। ओके, अब मैं जरा राजीव त्यागी के पास जा रहा हूं। गौरव जी, मैं लगातार काफी देर आपसे बात की, इसलिए थोड़ा सा आपको भी रुकना पड़ेगा। अभी 3 मेहमान और हैं, आप भी जानते हैं। आप पहले राजीव जी, उसके बाद डॉक्टर साहब और महंत जी, जरा उन दोनों का पक्ष भी लेना है। पहले राजीव त्यागी ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने कहा तो हमने खोल दिया, केंद्र की सरकार कहती बंद करो तो हम बंद करके रख लेते। महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, इन्होंने नहीं माना क्या केंद्र को, या इनको लगा कि अभी खोल देंगे तो ठीक नहीं होगा? देखिए, अब आज से पूरे धर्मस्थल खुले हैं। विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि 2 श्लोक पढ़ना चाहूंगा, या विशेष रूप से देवी मां से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरा पूरा भारतवर्ष स्वस्थ हो, बेहतर हो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, सर्व मंगल मांगलिये स्वे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे देवी, मेरे पूरे देश को कोरोना संक्रमण से बचाइए, ऐसी प्रार्थना मैं देवी से करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां, उसके हिसाब से राज्य सरकार निर्णय ले रही है। लेकिन मैं ये भी केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा रोहित जी कि पूरे विश्व में उदाहरण है कि लॉकडाउन जब खत्म किए गए उस वक्त कोरोना संक्रमण उन देशों में खत्म होता चला गया। विशेष रूप से न्यूजीलैंड का जिक्र करना चाहूंगा। न्यूजीलैंड में आज एक भी कोरोना का केस संक्रमण नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया, उन्होंने शराब के ठेके नहीं खुलवाए, उन्होंने अन्य बहुत सारी कारस्तानियां नहीं की, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड पूरा देश आज कोरोना संक्रमण से करीब करीब मुक्ति के कगार पे खड़ा है। अन्य और बहुत से भी देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन का पालन करने के बाद जब लॉकडाउन अनलॉक किया तो उस वक्त कोरोना संक्रमण घटना शुरू हो गया। आज केंद्र सरकार की नीति की वजह से जान भी गई और जहान भी गई। जान इसलिए गई, केंद्र सरकार ने जिस टाइम लॉकडाउन किया था तो उस टाइम 300 केस थे, आज हम विश्व में 5वें नंबर पे चले गए। और याद करिए, महाभारत काल का हवाला दिया गया था, कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीता गया था, 21 दिन में हम कोरोना से जीत जाएंगे। तो सरकार के उन दावों का क्या हुआ जो सरकार ने दावे किए थे? 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया था। यदि हम पूरे विश्व से आने वाली फ्लाइट्स को क्वारंटीन कर देते, हवाई अड्डों पर बेहतर जांच कर लेते, तो पूरा देश कोरोना संक्रमण से बच सकता था। लेकिन फरवरी मार्च में सरकार सोती रही और 24 मार्च को एकदम से कोरोना संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन किया। उसके बाद जिस तरह से इकोनॉमी की हालत है, हालांकि इकोनॉमी की हालत की जो कोरोना संक्रमण से पहले बैंड बच चुका था, लेकिन इकोनॉमी की जो आज हालत है उसके बारे में मेरे मित्र कुछ नहीं बताएंगे। मेरे मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईश्वर है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ईश्वर तो दयालु होता है, ईश्वर अपने प्रवासी मजदूरों के पैरों में छाले कैसे डाल सकता है? ईश्वर अपने प्रवासी मजदूरों को सड़कों में मरने के लिए क्यों छोड़ सकता है? ईश्वर अपने देशवासियों को कोरोना संक्रमण से मरने के लिए क्यों छोड़ सकता है? ईश्वर अपने प्रवासी मजदूरों के साथ साथ किसानों के साथ मिडिल क्लास को जिसकी किस्तें नहीं जा पा रही है, उनकी नौकरियों से कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है? ईश्वर कैसे नौकरियां जाने दे सकता है मिडिल क्लास के लोगों की? इस विषय में जरा बताइए, आपका ईश्वर जो है मिडिल क्लास की नौकरियां क्यों जा रही है? किसानों के दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं? प्रवासी मजदूर क्यों उनके खून से सड़के जा रहे हैं? इस बारे में ईश्वर बता दे, जो ईश्वर के यहाँ समर्थक बैठे हैं। दूसरे मेरे मित्र राघव चड्ढा बोले, राघव चड्ढा जी के बारे में टिप्पणी कर दूं, एक रिक्वेस्ट है, आप टिप्पणी पूरी कीजिएगा। मैं तो अमूमन चाहता हूं आदमी पहली टिप्पणी पूरी करे, लेकिन सर वो 1.5 पौने 2 मिनट तक तो चल जाता है, वो आप थोड़ा ज्यादा लंबा कर देते हैं, इसलिए टोकना पड़ जाता है। मेरा ये निवेदन है सर, ये रोज वाला टेप थोड़ा सा उसको अलग रख लेना। आज मसला ये है, क्या धार्मिक स्थल खोलने जरूरी थे? ये डेली वाला टेप तो चलता ही है, हर रोज बोलते हैं आप आके ये बातें, मिडिल क्लास के बारे में, मजदूर के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राहुल गांधी की सलाह के बारे में, हवाई जहाज बंद कर देने चाहिए थे टाइम से, 300 केस थे उस समय लॉकडाउन हुआ था। ये सारी बातें सर मुझे भी याद हो गई आपकी, इसलिए मैं कह रहा हूं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थल क्या खोले जाने की स्थिति में थे हम लोग? बिल्कुल जो आपने बात कही है, मैंने देश में अपने साथ से लेकर अपने परिवार से लेकर के पूरे समाज में चमत्कार होते देखे हैं।
भगवान एक ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जो चीजें बन सकती हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं। शीतला माता है, शीतला माता को पूजने का काम करते हैं और कहते हैं कि हे माँ हमें बीमारियों से बचाइए। तो आप भी चाहते हैं कोरोना माता की पूजा करवाए कांग्रेस पार्टी? के नियम पालन करना चाहिए हमें। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोरोना माता की पूजा कराने के पक्ष में है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए पूजा। गौरव जी एक सेकंड प्लीज। उद्धव ठाकरे को बताया। गौरव जी प्लीज, गौरव जी मेरा गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, क्या प्लीज? त्यागी जी क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? त्यागी जी, हालत पता है त्यागी जी, पूजा करना बुरा नहीं है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या आप भी कोरोना माता की पूजा कराने के पक्ष में हैं? जैसे कुछ जगह पर गांव देहात में शुरू हो गई है, आप भी वही कराना चाहते हैं? आपको लगता है उससे ठीक हो जाएगा? मैं इस बात के पक्षधर हूं, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि निश्चित रूप से धर्म हमेशा हमें चीजों से बचाता है, कठिनाइयों से बचाता है, मुश्किलों से बचाता है। और मैं निश्चित रूप से राघव चड्ढा जी की बात पे एक बात कहना चाहता हूं। राघव चड्ढा जी यदि डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लेते तो उस पर निश्चित रूप से बता देते कि आज दिल्ली में करीब 8600 बेड आपको बेड चाहिए, जो कि 42 बेड चाहिए, आपको 8600 बेड है। आज दिल्ली में वेंटिलेटर की संख्या यदि 1700 चाहिए, जो 427 बेड है, जो कि 15 जुलाई तक 10,500 चाहिए हो जाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? बेड के बारे में बहुत स्पष्ट मैं कह चुका हूं। डॉक्टर महेश वर्मा की कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर दिल्ली सरकार के नुमाइंदे क्या कहेंगे, इस विषय में जरा बता दें। मैं आपको एक बात बताता हूं, बदल जाएगा। कल परसों 2 दिन जयप्रकाश नारायण के हमने वो सीन भी देखे मैं बता देता हूं ना, जहां पर हमने डेड बॉडीज को नीचे रखे हुए देखा। त्यागी जी, मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं बीच में, मेरे को एक चीज बतानी है आपको। जब आप दंगल पे नहीं होते सर, मेरा निवेदन आप देखा जरूर कीजिए दंगल, अगर आपके पास समय रहे तो, क्योंकि डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, इस पे हमने कल विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा दिल्ली की स्थिति, वहां के टेस्टिंग के आंकड़े, वहां कोरोना के आंकड़े, वहां की रिकवरी की रफ्तार, उस पे हमने परसों विस्तार से चर्चा की। आपके सहयोगी दोनों दिन हमारे साथ थे। आज मेरा सवाल सर बड़ा सीधा, जिसको आपने डॉज कर दिया ये कहते हुए कि धर्म बचाता है, धर्म रक्षा करता है। मैं पूछ रहा हूं, कोरोना माता की पूजा कराएंगे क्या फिर आप भी राजस्थान में, महाराष्ट्र में? डॉज कहा क्या मैंने? भैया हमारे गीता में श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हमारे जब ये श्लोक आता है, श्लोक को कैसे नकार दें हम? गीता के श्लोक को कैसे हम दुर्गा सप्तशती को नकार दें? हम तो पूजन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत गीता तो ये भी कहती है कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो। कोरोना संक्रमण दूर। गीता तो ये भी कहती है कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो। आप पहले फल मांगते हैं, उसके बाद कर्म पूछते हैं कि क्या करना है। सरकार से पूछिए, केंद्र सरकार से ये पूछिए कि कोरोना की जांच क्यों नहीं हो रही है पूरे देश में। हाँ केंद्र सरकार से पूछिए कि वो राज्यों की मदद क्यों नहीं कर रही है पूरे देश में। बिल्कुल सरकार से पूछिए। नहीं, मैं आपसे महाराष्ट्र पूछूंगा तो आप कह देंगे हमारे यहाँ केस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम जांच ज्यादा कर रहे हैं। महाराष्ट्र का सवाल पूछ दूंगा तो आप कहेंगे मेरे यहाँ केस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम जांच ज्यादा कर रहे हैं। वही बात संजय निरुपम की पढ़ा कीजिए, वो कुछ और लिखते हैं। अब जरा देखिए रोहित जी, सर मैं त्यागी जी, मैं तो पहले आप ही की बात रख दिया ना, इसलिए आप जरा डॉक्टर अंशुमान और सुरेंद्र जी फटाफट से। सर एक सेकंड ना, संजय निरुपम भी तो धर्म ही है ना सर, आपकी पार्टी का हिस्सा है, तो उनकी बात भी तो लानी पड़ेगी, वो अधर्म थोड़ी ना। अब जरा डॉक्टर अंशुमान और सुरेंद्र जी, त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी ओके, त्यागी जी सब चल रहा है टीवी पर, आप शायद देख ना पा रहे हो सामने, लगातार टीवी पर चला रहे हैं, दिल्ली का भी, महाराष्ट्र का भी, गुजरात का भी, सबका आंकड़ा चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंशुमान, क्या हम स्थिति में थे, क्या आज देश में ये हालात थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खोल दिए जाएं और लोगों को खुली छूट दे दी जाए कि जाओ? आज पहला दिन तो ठीक है, रजिस्टर लग रहा है, कोई आके थर्मल स्कैन भी कर रहा होगा वहां पर थर्मल। क्या ये व्यवस्था चलती रहेगी जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें? जी, अभी तक जितनी बातें हुई रोहित जी, इस पे केंद्र, राज्य पार्टी केंद्र ही सब चला है। स्पेसिफिक मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। धर्म का एक उच्च स्थान है, अलग स्थान है, आस्था का विषय है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोरोना एक वायरस है और इसको ह्यूमन बॉडी का डीएनए चाहिए फ्लोरिश करने के लिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए। ये न जात देखता है, न धर्म देखता है, न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार देखता है। अगर डिस्टेंसिंग एक नॉर्म है वर्ल्ड वाइड, माना गया कि डिस्टेंसिंग से मिटिगेशन होगा, अल्पीकरण होगा, वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं, ये एप्लीकेबल हर जगह होगा, मंदिरालय हो, मॉल हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो, हर जगह होगा। तो सबसे पहले तो दर्शक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप मंदिर जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो धार्मिक प्लेस पे, अपने डिस्टेंसिंग का और जो भी आपको तरीका अभी तक एडवाइजरी या टेलीविजन के माध्यम से पता चला, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, भावना में मत बह जाइए। दूसरी बात,
जहां तक धर्म की बात आ रही है कि भगवान हो सकता है ठीक कर दें, साइंस के बियॉन्ड कभी कभी चीजें होती हैं, मिरेकल हम लोग कहते हैं, तो उसमें तो कण कण में भगवान है। फिर सनातन में तो ये भी कहा गया है, तो उसमें कोई एक मंदिर या मस्जिद के रूप में ही भगवान होंगे ऐसा नहीं होगा, मेरा ये मानना है। तीसरी बात जो आंकड़े की भी चल रही है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत आंकड़े की बात चल रही है, तो आंकड़े का जो पेंडेमिक कंट्रोल का आंकड़ा होता है उसका कैलकुलेशन होता है पर 10 मिलियन कितने हमने जांचें कर ली। उसमें अमेरिका का देख लीजिए, साउथ कोरिया के देख लीजिए कितना हमने किया परसेंटेज, और इंडिया का परसेंटेज उठा के देख लीजिए, हम अंडर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जितने नंबर्स अभी हमें दिख रहे हैं, प्रोबेबली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है जो सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे। और अगर क्राउडिंग होगी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, मॉल पे या कहीं भी क्राउडिंग होगी, तो ये एक सुपर स्प्रेडर बनेगा और सेकेंड स्पाइक आने की पूरी संभावना रहेगी। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। साइंस ये कहता है, आस्था साइंस के परे होता है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है। साइंस की जो बात है, मैं साइंस की बात करता हूं। महंत जी, आपको लगता है कि ऐसे समय में मंदिर मस्जिद खोले जाने चाहिए थे? हेलो महंत जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। क्या आपको लगता है ये सही समय था मंदिर मस्जिद खोल देने का? क्या मेरे से? जी, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं, जब सारी व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की छूट दे दी गई और जहां से आपने बताया कि मंदिरालय भी खोले गए, तो मंदिर तो सभी गाइडलाइंस का पूरा पालन करने का प्रयास कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा रहा है और सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज टनल भी लगा रहा है। तो हम सरकार के द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि मठ मंदिरों के सामने भी एक बहुत बड़ा धर्म संकट है, जैसा कि आपने देखा होगा, सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जैसे मंदिर के पुजारियों को सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलती। हमारे छोटे छोटे मठ मंदिर में जो पुजारी हैं, उनके सामने अपने जीवन यापन करने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, तो उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जबकि जो मौलानाओं को दिल्ली सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है, उनको 18,000 रुपये मौलाना को, 9,000 रुपये उनके असिस्टेंट को दिए जाते हैं, जबकि जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनके पुजारियों को किसी भी रूप में जो है दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। तो उनके सामने भी ये अपने जीवन यापन करने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये ठीक है कि धर्मो रक्षति रक्षित है, कि धर्म की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा करती है। हमारे शास्त्रों में जब भी दुर्भिक्ष हो, अकाल हो, महामारी हो, तो चंडी यज्ञ करने का विधान है। यज्ञ करने से और पूजा पाठ करने से हमारी रक्षा निश्चित रूप से होती है, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन महंत जी, पहले महामारी के समय में क्या होता था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मिलके वो लगा देते थे कि पूरा भंडारा कर दिया जाए, कोई भूखा ना रहे, कोई भूख से ना मरे। इस बीमारी की तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप इसमें लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, लोगों को बुला नहीं सकते, उनको बैठा के खिला नहीं सकते। उसमें भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि दूर दूर रहे लोग, और वो स्थिति, आदर्श स्थिति तो नहीं बन पाती ना कभी भी। मठ मंदिरों की ओर से देखिए, आपने देखा होगा गुरुद्वारे में भी, मठ मंदिरों में भी इस तरह की गतिविधियां चली हैं कि हमने यहाँ से जो है भोजन बना के लोगों तक बांटा है, और जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ उनके घरों में राशन भी पहुँचाया है। हमारे ऐसे पुजारी थे जिनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया था, वहाँ उनके लोगों तक हमने राशन पहुँचाया है, और हमारे बहुत से मठ मंदिर इस कार्यों में लगे हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मठ मंदिरों की ओर से भोजन की व्यवस्था नहीं कराई गई या गुरुद्वारों की ओर से नहीं कराई गई, बल्कि दिल्ली सरकार उस मामले में विफल रही, जबकि यहाँ गुरुद्वारे से भोजन बन के जाता रहा और वो क्लेम ये करते रहे कि दिल्ली सरकार करा रही है। तो हमारे मठ मंदिरों का तो योगदान इसमें मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ही प्रशंसनीय है। और हमारे जितनी भी संस्थाएं उनके मठ मंदिरों ने खिलाया नहीं। जगह मेरा तर्क ये नहीं था कि मठ मंदिरों ने खिलाया नहीं। निश्चित तौर पे झंडे वाला मंदिर की कैंटीन हमने देखी, किचन हमने देखी, बंगला साहिब गुरुद्वारे से रोज खाना जाता रहा, हमने देखा, और वो हमने टीवी पर दिखाया भी। मेरा कहना केवल ये था कि क्या भीड़ लगाना, वो भी तब जब लगातार गाइडलाइन आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को दूर रखना है, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी है, 2 गज दूर रखना है एक दूसरे को। क्या वो व्यवस्था संभव है? आप जिस मंदिर में बैठते हैं वहां हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, मुश्किल हो जाता है रोकना लोगों को। मैंने वही कहा है कि हमारे जो स्वयं सेवक भी, और हमने प्रयास किया है कि वहाँ लोग जो दूरी बनाकर आए और उनको सीमित संख्या में मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाए, ताकि वो दूरी बनाते हुए जो है बाहर से ही दर्शन कर सके। और इसमें फूल प्रसाद भी नहीं चढ़ रहा है, तो ऐसे में दर्शन करने में तो कोई आपत्ति वाली बात है नहीं। गौरव भाटिया,
आपने लेकिन एक बात पर ध्यान दिया उनकी, आपको राघव चड्ढा दोनों को लाना चाहता हूं। जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। ठीक अब्दुल जी वापस आता हूं। गौरव भाटिया, आपको और राघव दोनों को लाना चाहता हूं। क्या मुझे मौका देंगे रोहित जी? गौरव, राजीव जी थोड़ा रुकते हुए, पहले गौरव और राघव, आपने भी कुछ आरोप लगाए, दोनों जवाब देना चाहते हैं। गौरव, सवाल उनका, उसमें उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि भाई उनका कोई ध्यान रखने वाला होता तो उनके सामने आर्थिक मजबूरी नहीं होती, शायद वो ना खोलते, लेकिन उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। रोहित जी, आपने महंत जी की बात पे ध्यान गौर से शायद दिया नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मस्जिद में जो मौलवी है और उसके असिस्टेंट को तो रुपया मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। ये जो भेदभाव है ना, सांप्रदायिक राजनीति है, इसको तो हम बरसों से उठाते आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? लेकिन आज की जो चर्चा है, मैं उस पर एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, मैंने एक चैनल पे और उठाया था, दोबारा उठा, दिल्ली गवर्नमेंट का ऐप है, उसमें आज अभी दिखा रहा है कि जो महादुर्गा अस्पताल है वहां वेंटिलेटर 10 थे, 10 के 10 इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 0 वेंटिलेटर है। संजय सिंह जी साथ में थे मेरे, मैंने उनसे भी ये बात कही थी। मान लीजिए अभी कोई पेशेंट वहां आ जाए, क्या तैयारी है आगे की कि वेंटिलेटर बढ़ा दिए जाए? अपोलो में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, ये इनका ऐप दिखा रहा है और ये कल से है। दूसरी बात, अच्छा कोई बात नहीं राघव, एकदम से बौखलाया मत करिए, अपनी बारी में बोलिएगा। बहुत देर बोले और मैंने सुना, बीच में मत बोलिए। मैं जनता की बात उठा रहा हूं, आप उत्तर दीजिएगा अपनी बारी। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा जिस तरह से शव पड़े हुए अस्पताल में जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, ये दुखद है, और उसके बाद फटकार लगाते हुए निर्देश दिए। अब मैं कांग्रेस पे आ जाता हूं। कांग्रेस पे सबसे बड़ी बात है, देखिए सरकार ने जो शराब के दुकानें थी खोली, महाराष्ट्र में खोली, राजीव त्यागी को पता ही नहीं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं अच्छा है, मुस्लिम पार्टी राहुल गांधी बताते हैं मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति ये है, ये मंत्र वहां दीजिए। 86,000 मामले हैं संक्रमण के, 34% पूरे देश के। दूसरी बात, जब तबलीगी जमात की बात आई, आपने रोहित जी कभी सुना राहुल गांधी ने एक टिप्पणी भी करी हो? अरविंद केजरीवाल जी ने तो फिर भी कह दिया था अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने नहीं कहा कि तबलीगी जमात ने संक्रमण फैलाया। और एक बड़ी बात कहता हूं, आप देखिए पूरे भारत में जो गाइडलाइंस है मेरे सामने है, प्लीज अगर ये बीच में बोलेंगे राघव तो मैं भी पूरी बीच में इनके बीच में वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, आप खत्म तो कीजिए ना जल्दी से। तो वेट कर रहे हैं, हर लाइन में खत्म तो कीजिए ना, बोलिए। हाँ, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। दो प्रवक्ता है पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं, मुझे उत्तर देने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल तो रहा है सर, अब उसमें भी आप भूमिका बनाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? जल्दी खत्म कीजिए ना बात। भूमिका नहीं बना, आखिरी फटाफट कमेंट कीजिए पूरा। बिल्कुल, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, अरविंद केजरीवाल खुद कंफ्यूज है। कुछ समय पहले तक वो कह रहे थे कि विदेश से भी अगर भारतीय आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, तमिलनाडु का हो, मैं चाहता हूं कि अभी हो गया तो बताएं रोहित जी। आप गैर संवैधानिक बात करते हैं कि अगर एक मरीज है तो उसको हम दिल्ली सरकार के अस्पताल में नहीं आने देंगे। गौरव जी, ये अलग विषय है ना, ये तो हम इसको हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से ना। अब आप प्लीज अब उसको मिक्सअप मत कीजिए। राघव चड्ढा फटाफट जवाब दीजिए उस बात का भी जो महंत जी ने कही। वो कह रहे हैं कि मस्जिदों के मुअज्जिनों को आप पैसा देते हैं, लेकिन मंदिरों के लिए कुछ नहीं है आपकी सरकार के पास, तो क्या करें? दरवाजे ना खोले तो बड़ा दुख होता है जब एक इतनी बड़ी शक्तिपीठ के इतने बड़े महंत भी राजनीतिक टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है ये समय सबका एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने का है, राजनीतिक टिप्पणी करने का नहीं है। उन्होंने झूठ कहा है राघव। दूसरा विषय मैं बता रहा हूँ, उन्होंने झूठ कहा। 70 दिन में मैं बात रख लूं अपनी, मैं अपनी बात रख लूं। क्या ये त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी रोहित जी, बीते अफसोस की बात है राघव जी, मैं पूरी बात अगर शांत हो जाए तो अगर बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे करेंगे? मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे ही राघव सभ्यता से अगर बहस होगी, थोड़े सभ्य तरीके से सभ्य लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह बात कर रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। यदि उन्होंने झूठ कहा तो आप बोलिए ना कि उन्होंने झूठ कहा। रोहित जी, यदि कोई व्यक्ति इस महामारी में राजनीतिक टिप्पणी करेगा तो उसको एक्सपोज करना हमारा धर्म है, एक विषय। दूसरा विषय, क्या अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आपदा प्रबंध में दिल्ली में 1 करोड़ से अधिक लोगों को राशन नहीं बांटा?
क्या रोजाना 15 लाख लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दी? आप ही के चैनल ने कई तो जगह जाकर कवर करके दिखाया जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इतना सारा काम करती है। देखिए फिर शुरू हो गए, फिर बीच में बोलते हैं अरे ये भाई शांत करा दी। गौरव ये अच्छी बात, समाजवादी पार्टी गौरव ये अच्छी बात, गौरव जी मैंने आपसे मंदिर का सवाल पूछा कि आप लोगों को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं, तो आपने कहा नरेंद्र मोदी भगवान है। मैंने तो नहीं कहा कि सर आप बात को घुमा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए ना गौरव जी। हर आदमी, हर राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता वो क्या करता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश की जनता भी जानती है। फिर आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। मैंने आपसे पूछा, आपने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया, आपने कहा नरेंद्र मोदी ईश्वर है इस देश के। मैंने कुछ कहा आपसे गौरव जी? वेंटिलेटर पे उत्तर मांग रहे हैं। अरे आने तो दीजिए, बात पूरी तो होने दीजिए, पहले महंत जी के सवाल का जवाब तो लेने दीजिए। आप भद्रता से बात और अगर वो बिना जवाब दिए जाएंगे तो वो भी जनता नोट कर लेगी ना कि ये बिना जवाब दिए गए। हर बार बोले थे वो, प्लीज गौरव जी आप या तो कहिए कि मैं बदला लेना चाहता हूं कि वो बीच बीच में अपना समय याद दिला रहे थे कि मुझे चाहिए। कोई बदला नहीं लेना तो फिर चाहता, प्लीज सुन लीजिए, तो फिर सुन लेते हैं, सुन लेते हैं प्लीज। राघव फटाफट पूरा कीजिए, फिर राजीव जी वेट करें और डॉक्टर साहब के पास मुझे उतना ही समय दे दीजिएगा जितना गौरव जी को दिया था। गाजियाबाद के अंदर कल एक 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी मर गई एम्बुलेंस में, क्योंकि गाजियाबाद के एक भी अस्पताल ने उसे दाखिला नहीं दिया। मेरठ के अंदर 30 घंटे तक एक मरीज यूपी सरकार के अस्पताल के बाहर रहा और उसने दम तोड़ दिया क्योंकि दाखिला नहीं मिला। एक और महिला नोएडा का, आज ही शायद दैनिक जागरण के अखबार में छपा है कि उसने सरकारी अस्पताल के सामने दम तोड़ दिया क्योंकि कोई स्ट्रेचर पे उसे ले जाकर ऑक्सीजन देने वाला डॉक्टर यूपी सरकार के अस्पताल में मौजूद नहीं था। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। गुजरात की जहां तक बात करते हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने, गौरव जी बार बार हाईकोर्ट का जिक्र करते हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने मेरे ख्याल से और मेरे अनुभव में इतनी खराब टिप्पणी, इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी ज्यादा मैं कहूं डांट फटकार आज तक गुजरात दोनों से एक बात मैं आप देखिए अब क्या करते हैं, गुजरात पर बात करो। राघव जी नहीं राघव जी अब मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है राघव, ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड गौरव, आप बहस कराते हैं, इनका फेडर डाउन करते हैं। राघव समय खत्म हो जाएगा, देखिए इसी चिक चिक बाजी में मुझे बात, एक सेकंड ना, मेरा एक सवाल है राघव चड्ढा। अच्छा मैंने मान लिया, मैं अगर 1% को मान लूं कि महाराष्ट्र का आंकड़ा आपसे कहीं ज्यादा है, गुजरात का आंकड़ा आपसे कहीं ज्यादा है, गुजरात में डेथ सबसे ज्यादा हो रही है, तो हमें खुश होना चाहिए दिल्ली में कि कोई बात नहीं, एडमिशन तो नहीं मिल रहा, जान तो नहीं जा रही, कम से कम दिल्ली में तो सबसे कम लोग मर रहे हैं। हाँ देखिए, मैं आगे से भी उम्मीद ये करूंगा ऐसे लोगों को बुलाएं जो सभ्यता से बहस करें। देखिए मैं किसी के वक्त में नहीं बोलता, मुझे बोलने दीजिए। पार्टियों से डिमांड करते हैं, पार्टियां तय करती हैं उनके प्रवक्ता कौन आएंगे, इसलिए प्लीज किसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता पर ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है, आप भी जानते हैं। पूरा कीजिए बात को। नहीं तो ये ऐसा क्यों करते हैं? जब समाजवादी पार्टी में थे तब तो समाजवादी पार्टी पे चले गए, बोलते रहते हैं पार्टी बदल। सर अब आप समाजवादी पार्टी पे चले गए, अब कल को आप दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वो आपको आम आदमी पार्टी दिखाते रहेंगे। सर ये बीजेपी वाले गौरव भाटिया, ये ठीक नहीं, हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। ये ठीक यदि गुजरात दिस इज नॉट बोलता है कि गुजरात सरकार एक डूबता हुआ जहाज है, तो समाजवादी पार्टी वाले गौरव भाटिया को मिटाने, क्या गुजरात हाईकोर्ट ने ये बात नहीं बोली कि गुजरात सरकार एक डूबता हुआ जहाज है? दिल्ली सरकार के बारे में कहा कि बीजेपी की गुजरात सरकार के बारे में कहा। और सबसे अहम चीज सुन लीजिए, आज भी आप हमारे मोबाइल ऐप पर जाइए, आज ये लोग मोबाइल ऐप की बात करते हैं, कम से कम हमारे मोबाइल ऐप के आने के बाद हजारों लोगों को दिल्ली सरकार के अस्पताल में एडमिशन मिल रहा है। नहीं सर, अगर एक साथ बोलेंगे तो नहीं चलता। 4 दिन में हमारे मोबाइल ऐप के जरिए दाखिला दिया है। देखिए आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लोगों को आदत होती है एक दूसरे के बीच में बोलने की, लगातार बोलते रहने की। ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये हो सकता है 4 पेशेंट देख लेते इतनी देर में, वो हो सकता है 4 बीमार लोगों को देख लेते इतनी देर में, लेकिन हमारी वजह से आज उनकी ये बदकिस्मती है कि उनको ये सब बैठ के झेलना पड़ रहा है, जहां दूसरा आदमी सुनने को तैयार नहीं है और फिर भी लगातार बोले चले जा रहे हैं सब लोग। मैं माफी चाहता हूं सर, और मैं अपने दर्शकों से भी माफी मांगता हूं इस परिस्थिति के लिए कि महामारी के दौर में जहां राजनीतिक पार्टियां 2 महीने से कहती रही हैं एक दूसरे को कि नहीं नहीं हम तो साथ में खड़े हैं, वहां टीवी की डिबेट में एक दूसरे को सम्मान के साथ सुनने को भी तैयार नहीं है, एक दूसरे के बोलते हुए चुप बैठकर इतना भी सम्मान दूसरे को देने को तैयार नहीं कि देश के लोगों को पता तो चले कि कौन सी चीज सही है इस दिशा में और कौन सी चीज गलत है। लगातार सरकार यह कहती रही कि समय के साथ साथ जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी जीवन के तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा, उसी की समीक्षा के लिए बहस करते हैं ताकि कोई नई चीज अगर राजनीतिक पार्टियों के सामने आए तो सरकारें उसको लागू कर सकें, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब सुन पाएंगे।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in।